नेपाल, जिसे पूरी दुनिया शांति, बुद्ध और हिमालय की धरती मानती है, वहां अचानक इतनी हिंसा क्यों भड़क गई? नेपाल के लोग कहते हैं कि हमें पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिलती और नेताजी के बच्चे लाखों करोड़ों रुपए उड़ाते हैं। नेताजी के ऐसे घोटाले देखकर नेपाल के लोगों को दिन पे दिन बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। 54,600 करोड़ रुपए का भूमि घोटाला, 13,600 करोड़ रुपए का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला और अभी 2024 में 69,600 करोड़ रुपए का ताजा घोटाला। आपने पंचायत का ये वाला सीन तो जरूर देखा होगा। प्रहलाद भाई, आप कुछ मत बोलिए, आपसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन इस प्रधान जी को बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। वैसे ही नेपाल के लोगों को केपी शर्मा ओली की सरकार को दिन पे दिन बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। क्या सिर्फ फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब बैन होने से लोग सड़कों पर उतर आए? नहीं भाई, ये तो सिर्फ बहाना था। फिल्म तो कुछ और चल रही थी। जेन जेड के लिए सिर्फ नौकरी नहीं मिल रही, ये वाला दर्द ही काफी नहीं है। उनके लिए आजादी का मतलब है अपनी आवाज उठाना। उनके लिए कैरियर का मतलब है कि मेरिट से आगे बढ़ना, ना कि नेताजी के रिश्तेदार होना। और जब उनकी ही मेहनत की कमाई कोऑपरेटिव में जमा पैसा घोटालों में डूब गया तो गुस्सा सोशल मीडिया बैन से नहीं बल्कि उस सिस्टम से था जिसने पूरी जनरेशन को धोखा दिया। दोस्तों, नेपाल की सच्चाई ये है कि यहाँ की युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट मजदूरी बन चुका है। मतलब नेपाल सबसे बड़ी मात्रा में मजदूर को एक्सपोर्ट करता है। सरकार ये आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ पिछले एक साल में 7.5 लाख से ज्यादा नेपाली खाड़ी देशों, मलेशिया और दूसरे देशों में रोजगार के लिए गए हैं। मतलब हर महीने लगभग 65,000 युवा नेपाल को छोड़कर काम करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। और कर्नाली जैसे इलाकों में तो हालत इससे भी ज्यादा बुरे हैं। लोग मजबूरी में सीधे भारत की ओर पलायन कर रहे हैं। ये सिर्फ नौकरी की तलाश नहीं है, ये सिस्टम पर अविश्वास है, क्योंकि देश के भीतर ना तो रोजगार है और ना ही सुरक्षा। जहां नेपाल के आम लोग अपने बच्चों को खाड़ी देशों की धूप और फैक्ट्रियों की धूल में झोंक रहे हैं, वहीं नेपाल के नेताओं के बच्चे करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनके घरों के अंदर स्विमिंग पूल है, प्राइवेट जिम है और इम्पोर्टेड शराब की अलमारियां। सोशल मीडिया पर जब आम जनता ने ये सभी तस्वीरें देखी तो आग और ज्यादा भड़क गई। दोस्तों, यही गुस्सा है जिसने सोशल मीडिया बैन को बस एक चिंगारी बना दिया, जबकि असली बारूद तो इन बेरोजगार युवाओं और लूटे गए सपनों में छुपी थी। दोस्तों, नेपाल के अंदर नौकरी की स्थिति इतनी खराब है कि 10 में से 4 पढ़े लिखे युवा लोग बेरोजगार हैं और जिन लोगों की नौकरी है उनकी सैलरी इतनी कम है कि महीने का गुजारा भी मुश्किल से हो पाता है। तो सोचिए, एक तरफ ये हालात हैं और दूसरी तरफ लोग कहने लगे हैं कि हमारे बच्चे बेरोजगारी से लड़ रहे हैं और नेताजी के बच्चे डॉलर में ऐश कर रहे हैं। दोस्तों, गुस्से की आग सबसे ज्यादा नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु प्रसाद पौडेल पर निकली। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु प्रसाद पौडेल को प्रदर्शनकारियों ने उनके ही घर में खदेड़ दिया। भीड़ ने घर का घेराव किया और आगजनी कर दी और मंत्री को जान बचाकर भागना पड़ा। गुस्साए लोगों ने सड़क पर उनका पीछा किया। उन्होंने अपना चेहरा छिपाने के लिए हेलमेट लगाया और पानी में भी कूद गए, लेकिन भीड़ ने वहां भी उन्हें नहीं बख्शा और पानी में भी मारते रहे। नेपाल में 2025 के युवा प्रदर्शन के दौरान कई महत्वपूर्ण भवन भी आग की चपेट में आ गए हैं, जैसे कि नेपाल की संसद भवन काठमांडू में, जहां प्रदर्शनकारियों ने घुसकर आग लगाई और भारी तोड़फोड़ की है। सिंहद दरबार, जो नेपाल सरकार का मुख्यालय है और विभिन्न सरकारी मंत्रालयों का भवन है, ये भी आग के हवाले हो गया। नेपाल का सुप्रीम कोर्ट का भवन भी आग लगने की घटना का शिकार हुआ है। राष्ट्रपति भवन यानी शीतल निवास को भी आग लगाई गई। प्रधानमंत्री का आवास, जहां प्रदर्शनकारियों ने घुसकर धावा बोल दिया और आग लगा दी। नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। नेताओं और मंत्रियों के निजी आवास के साथ साथ कई जगह और आग लगाई गई। विधानसभा क्षेत्र के आसपास के कई प्रमुख होटलों जैसे हिल्टन काठमांडू, हयात रेजेंसी में भी आग लगाई गई। निक्कू सेंट्रल जेल में आग लगी और वहां से कैदी भी फरार हो गई। सोशल मीडिया बैन तो बस एक चिंगारी थी। सरकार ने कहा कि हम टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना ये था ये तो सिर्फ बहाना था। असल में तो सरकार डर रही थी कि सोशल मीडिया पर उनकी लग्जरी लाइफ और करप्शन की पोल न खुल जाए। कहते हैं कि झूठ को कितना भी दबाया जाए वो एक दिन सामने आ ही जाता है और वैसा ही हुआ। नेपाल सरकार पर पिछले 4 सालों में कई बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है।
खासकर नेपाल सरकार के 3 बड़े घोटालों की पोल खुल गई है, जिसमें 54,600 करोड़ रुपए का भूमि घोटाला। 2020 में गिरिबंधु भूमि स्वैप घोटाले ने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। नेपाल के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने लैंड मैनेजमेंट एक्ट 1964 में 8वां संशोधन को लागू किया। इस संशोधन के तहत ऐसे नियमों को शामिल किया गया था जिसके तहत कंपनियों को तय सीमा से ऊपर जमीन को ट्रांसफर करने, एक्सचेंज करने या फिर रिश्तेदारों को चुकाने के लिए भुगतान की मंजूरी मिल जाती है। इसमें सरकारी अफसरों और नेताओं ने सरकारी जमीन को सस्ते दाम पर निजी कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। उस समय बालेंद्र शाह काठमांडू के मेयर थे और कई आलोचकों ने इसे नीतिगत भ्रष्टाचार कहा और साथ ही आरोप लगाया कि ये कानून गिरिबंधु एस्टेट को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था। बताया जाता है कि इस घोटाले में करीब 55,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। साल 2024 में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने ओली सरकार के इस कानून को पूरी तरह से रद्द कर दिया। जनता के करोड़ों रुपयों की संपत्ति गलत तरीके से दबा ली गई, जिसमें सरकार और आम लोगों दोनों को बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ। दूसरा, 13,600 करोड़ रुपए का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला। 2023 का ये घोटाला एक सहकारी बैंक से जुड़ा हुआ था। बैंक में जमा जनता का पैसा गलत तरीके से अफसरों और नेताओं ने निजी संपत्तियों, बिजनेस और घोटालों के लिए इस्तेमाल किया। बाद में बैंक डूब गया, लाखों लोग अपना पैसा खो बैठे। बैंक मैनेजमेंट और नेताओं पर गंभीर जांच हुई, पर इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला और लोग आज भी अपने पैसे लेने के लिए आस में बैठे हैं। और 2024 का 69,600 करोड़ रुपए का ताजा कोऑपरेटिव घोटाला। जुलाई 2024 में उजागर ये कोऑपरेटिव कंपनी घोटाला नेपाल के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था। इसमें नेताओं, अफसरों और कई बड़े व्यापारियों ने सहकारी समितियों में फर्जी अकाउंट, फर्जी लोन और संपत्ति के केस किए। ये घोटाले सामने आते ही हजारों लोगों की जमा पूंजी भी डूब गई और जनता में फिर जबरदस्त नाराजगी फैली। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI में नेपाल कई सालों से एशिया के सबसे बड़े भ्रष्ट देशों की लिस्ट में बना हुआ है। 2023 में नेपाल का स्कोर 34 आउट ऑफ 100 रहा, जिसमें 0 का मतलब होता है सबसे ज्यादा भ्रष्ट और 100 का मतलब होता है सबसे ज्यादा साफ। और वो 180 देशों में 108वें स्थान पर रहा। इसका मतलब ये है कि नेपाल की जनता खुद अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं कर पाती है, क्योंकि रिश्वत, घोटाले और पावर मिसयूज वहां पर आम बात हो चुकी है। दोस्तों, इन सभी हालातों को देखते हुए नेपाल की जेन जेड का दबाव इतना बढ़ गया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। याद रखिए कि ओली वही नेता हैं जिन्होंने 2015 से लेकर 2021 तक सत्ता संभाली थी और बाद में फिर से राजनीति में मजबूत होकर लौटे थे। लेकिन इस बार हालात अलग थे। जनता अब चुप बैठने को तैयार नहीं थी और लोग सड़कों पर साफ कह रहे थे कि ओली की सरकार सिर्फ वादों की सरकार है। न नौकरी आई, न विकास हुआ, बस महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती गई। दोस्तों, जनता का यही गुस्सा ओली की कुर्सी तक पहुंच गया और आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल की राजनीति में नया चेहरा सामने आया है, सुशीला गर्गी का। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के बाद उनसे उम्मीदें तो बहुत थीं। लोग सोच रहे थे कि शायद अब हालात बदलेंगे, बेरोजगारी और महंगाई कम होगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सुशीला गर्गी बाकी जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगी या हालात ओली से भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे? क्योंकि जनता ने देख लिया है कि नेपाल में सरकार तो बदलती हैं, लेकिन जनता की तकदीर वही की वही रह जाती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सब सिर्फ जनता का गुस्सा है या फिर बाहरी ताकतों की भी इसमें चाल है? नेपाल में चीन का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 254 अरब नेपाली रुपये से ज्यादा का निवेश हाइड्रो पावर, सड़क, रेलवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट सीधे नेपाल में चला रहा है। चीन की कंपनियां हजारों नौकरियां भी बना चुकी है, लेकिन यही बात अमेरिका को खटक रही है। अमेरिका को डर है कि नेपाल धीरे धीरे पूरी तरह चीन की गोद में ना चला जाए। इसी वजह से वो अपने MCC फंड्स और NGO के जरिए नेपाल में पकड़ बनाए रखना चाहता है। क्या नेपाल विकास की राह पकड़ रहा है या फिर चीन अमेरिका की जंग में फंसकर जनता का भविष्य दांव पर लगा रहा है? दोस्तों, वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।